लॉगैन 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं जो हर नागरिक के जीवन की नींव है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स। हाँ। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये वो गारंटी है जो हमें एक सम्मानित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये अधिकार हमें मिले कहाँ से? ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक दिए गए हैं। पार्ट 3? हाँ, और इसकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा? ये तो बहुत भारी शब्द लगता है। मैंने सुना इसके बारे में, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक संदर्भ है। 1215 में इंग्लैंड में राजा ने पहली बार अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। अच्छा। उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ये अधिकारों का पहला औपचारिक दस्तावेज था। मतलब इतिहास में पहली बार राजा की शक्ति पर कोई लगाम लगी। एग्जैक्टली। उसी तरह हमारे संविधान का पार्ट 3 हमें वो अधिकार देता है जो सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो चलिए फिर इस मैग्ना कार्टा को खोलते हैं। शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? क्या आज भी उतने ही हैं? नहीं, शुरू में संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे। 7? हाँ, 7। लेकिन 1978 में एक बड़ा बदलाव हुआ, 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन। हाँ। उसके जरिए संपत्ति के अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को इस सूची से हटा दिया गया। अच्छा, तो उसे खत्म कर दिया? खत्म नहीं किया, बस उसका दर्जा बदल दिया। अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट है। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जी, अब 6 हैं। ठीक है, तो इन अधिकारों की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये तो अधिकारों की लिस्ट में नहीं आता है ना? नहीं, ये परिभाषा बताता है। ये राज्य यानी द स्टेट की परिभाषा बताता है। द स्टेट मतलब सरकार। सिर्फ सरकार नहीं। यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे राज्य नहीं है। इसका मतलब है भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, जैसे कि सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC या कोई भी संस्था जो सरकार से पैसा लेती है। अच्छा, तो ये परिभाषा इतनी जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार इन्हीं राज्य के खिलाफ नागरिकों को मिलते हैं। मतलब आप अपने अधिकार सरकार या सरकारी संस्थाओं से मांग सकते हैं। समझ गया। चलिए अब पहले अधिकार से शुरू करते हैं, समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक है और इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कानून के सामने सब बराबर हैं। ये तो सीधा लगता है। हाँ, मतलब कानून की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं। लेकिन इसी में एक और बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। जैसे आप एक अमीर और एक गरीब पर चोरी का कानून तो एक जैसा लगाएंगे। हाँ। पर टैक्स लगाते समय आप दोनों से बराबर टैक्स नहीं ले सकते। वहां आप अलग अलग टैक्स स्लैब बनाते हैं। ये है इक्वल प्रोटेक्शन। अच्छा, ये तो बहुत गहरा मतलब है इसका। और आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 16? वो सरकारी नौकरियों की बात करता है। हाँ, आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर अवसर मिलेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, खासकर आर्टिकल 19। हाँ, आर्टिकल 19 तो लोकतंत्र की जान है। ये हमें 6 तरह की स्वतंत्रता देता है। 6? जी, इसे याद करने का एक मजेदार तरीका है, एक कहानी की तरह। बताइए। देखिए, 19(1)(a) के तहत पहले आप बोलेंगे, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसमें प्रेस की आजादी और 2004 के बाद से झंडा फहराने का अधिकार भी शामिल है ना? बिल्कुल। अब जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनने के लिए इकट्ठा होंगे। तो 19(1)(b) आपको शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। राइट टू असेंबल पीसफुली। सही। जब लोग इकट्ठा होंगे तो आप एक संगठन या यूनियन बनाएंगे। ये है 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। और फिर वो संगठन पूरे देश में घूमेगा। सही पकड़ा।
तो 19(1)D आपको पूरे भारत में कहीं भी घूमने, मूव फ्रीली करने का अधिकार देता है। और घूमते घूमते जहां अच्छा लगा वहां बस जाएंगे। ये है 19(1)E राइट टू रिजाइड एंड सेटल। और बसने के बाद जीने के लिए कोई भी पेशा या व्यापार करेंगे। ये है 19(1)G फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। बीच में F कहाँ गया? F संपत्ति का अधिकार था, जो अब हटा दिया गया है। अच्छा, अब आर्टिकल 20, 21 और 22 के बारे में बताइए। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये तीनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं और बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 20 आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, जिसे कहते हैं नो डबल जेपर्डी, और आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बिल्कुल। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो सबसे जरूरी अधिकारों में से एक है। सबसे जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसी से निकले हैं, और ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है। और आर्टिकल 21 ने वो बाद में जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बहुत जरूरी। और आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। उसे अपने वकील से बात करने का हक है। तो एक तरह से आर्टिकल 20 आपको दोषी ठहराए जाने की प्रक्रिया के दौरान बचाता है, और आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी के बाद के अधिकार देता है। बिल्कुल सही। यही इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 मुख्य अनुच्छेद हैं। पहला है आर्टिकल 23। ये क्या कहता है? यह मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। जबरन मजदूरी का कोई उदाहरण? जैसे अगर आप होटल का बिल नहीं दे पाए तो होटल वाला आपसे बर्तन नहीं धुलवा सकता। ये जबरन मजदूरी होगी। हाँ, ये तो बहुत काम की बात है। और आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 बाल मजदूरी से जुड़ा है। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के बारे में क्या? यह आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 आपको किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 26? वो धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। क्या सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमसे टैक्स ले सकती है? नहीं, आर्टिकल 27 यही कहता है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। और सरकारी स्कूलों में? आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये हमारे देश के सेक्युलर ताने बाने को मजबूत करता है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज की। हाँ। क्या उनके लिए भी कोई विशेष अधिकार हैं? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कैसे? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे अधिकार। लेकिन और ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? यहीं पर आता है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32? जी, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह की शक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को भी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करते कैसे हैं? वे रिट्स जारी करके ऐसा करते। ये एक तरह के कोर्ट के आदेश होते हैं। रिट, ये कितने तरह की होती हैं? ये 5 तरह की होती हैं। 5? हाँ। पहली है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये कब इस्तेमाल होती है?
अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। ये व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है। ये तो बहुत पावरफुल है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। हाँ, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देता है। अच्छा। और तीसरी है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। ये रिट ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब जारी करती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। तो ये कार्रवाई के दौरान ही जारी की जाती है? कार्रवाई के दौरान। और अगर फैसला आ चुका हो तब चौथी रिट काम आती है, सर्शोररी। इसका मतलब है प्रमाणित होना। ये भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को जारी करती है, लेकिन फैसला आने के बाद। उस फैसले को रद्द करने के लिए। हाँ, अगर वो फैसला गलत है या बिना अधिकार के दिया गया है तो उसे रद्द करने के लिए। समझ गया। और आखिरी पांचवी रिट, वो है क्यू वारंटो। इसका क्या मतलब है? किस अधिकार से? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी रूप से काबिज हो तो कोर्ट ये रिट जारी करके उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। अच्छा, तो ये 5 रिट्स हमारे अधिकारों के गार्ड हैं। बिल्कुल, 5 रक्षक। एक आखिरी सवाल, क्या आपातकाल माने इमरजेंसी के दौरान इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में नहीं। जीने का अधिकार और अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार हमसे कभी नहीं छीना जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।